हेलो सोल्जर, स्वागत है लेमीज थ्योरम के अंदर। बेटा आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। इससे क्या होगा कि फिजिक्स की हार्ड कैलकुलेशन इजी बन जाएगी। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिजिक्स के अंदर अप्लाई करनी आती है तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लीज आप लेक्चर को अच्छे से देखना, पूरे फोकस के साथ देखना, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जी। देखो बेटा, लेमीज थ्योरम, बेटा इस थ्योरम का हम यूज एक्चुअली में कहां पे करते हैं। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम हमें बताती है कि जब तीन कोप्लानर, कॉनकरेंट और नॉन कोलिनियर फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर होते हैं तब हम इस लेमीज थ्योरम का यूज करते हैं। देखो बेटा, कोप्लानर का मतलब क्या होता है? बेटा जो तीन फोर्सेस होते हैं, सपोज कर लो मैंने मान लिए कि मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, क्या F1, F2 एंड F3। बेटा ये कोप्लानर होना चाहिए। कोप्लानर का मतलब एक प्लेन के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर एक F1 फोर्स इस प्लेन में है, एक F2 फोर्स इस प्लेन में है और जो तीसरा फोर्स है वो इस प्लेन के बाहर हो, तब बेटा इस थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा क्या होना चाहिए? तो तीसरा फोर्स है ना, वो भी इसी प्लेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये है। अब बात करते हैं बेटा कॉनकरेंट फोर्स की। कॉनकरेंट का मतलब होता है कि ये फोर्स एक पॉइंट के ऊपर लगना चाहिए। मतलब अगर सपोज करो ये मेरे पास बॉक्स है तो बेटा एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ। इसका मतलब ये नहीं कि तीसरा फोर्स इस तरफ लगेगा। ठीक है, F1 इस तरफ, F2 इस तरफ, तो F3। तो बेटा हम इनको क्या बोलेंगे कि कॉनकरेंट फोर्सेस नहीं है। कॉनकरेंट फोर्सेस होने के लिए इनको एक पॉइंट पर लगना पड़ेगा, तब जाके ये कॉनकरेंट फोर्सेस होंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशंस हो गई। अब बात करते बेटा तीसरी कंडीशंस। दीज आर शुड बी नॉन कोलिनियर, और ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम के अंदर होने चाहिए। ठीक है बेटा, कोलिनियर का मतलब होता है कि जो फोर्सेस एक लाइन के अंदर होते हैं। ठीक है, लाइक देखो अगर एक F1 फोर्स है बेटा, या तो F2 भी फोर्स इस तरफ है, F1 भी F2 भी, तो बेटा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां पे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, एक तीसरा फोर्स इस तरफ आ गया F3, तब कहां पे अप्लाई करोगे? ठीक है, और ये हम क्यों अप्लाई नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम अब इन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, तो ये ऐसे बोलता है कि बेटा अगर एक पॉइंट है, मान लिया ये पॉइंट है। ठीक है, तो बेटा अगर F1 फोर्स इस तरफ लग रहा है, F2 फोर्स इस तरफ लग रहा है और F3 फोर्स इस तरफ लग रहा है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, तो दीज शुड बी कोप्लानर, कॉनकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्स। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, जो F1 है और ये क्या होता है कि these the magnitude of each force is proportional to the sine of angle between the other two forces। बेटा इसके सामने वाला एंगल मैंने मान लिया अल्फा, F2 के सामने वाला एंगल मान लिया मैंने बेटा बीटा, और F3 के सामने वाला मैंने मान लिया गामा। ठीक है जी, अब देखो तो ये बोल रहा है बेटा जो F1 फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसका मतलब बेटा ये हुआ F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। क्लियर? तो F2 बेटा इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, F2 किसके प्रोपोर्शनल आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा। बेटा F3 इन दोनों के बीच का फोर्स के बीच का एंगल। ठीक है, तो बेटा F3 आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। बेटा जब इनकी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज करेंगे, क्या? K। तो करो बेटा K यूज। तो बेटा क्या आएगा? नीचे देखो जी, F1 इज इक्वल्स टू K साइन अल्फा, F2 इज इक्वल्स टू K साइन बीटा, F3 इज इक्वल्स टू K साइन गामा। ठीक है, और सारे के सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा K,
ऐसे ही F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू के, ऐसे ही बेटा F3 इज इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू के। तो कहने का मतलब क्या निकल के आया बेटा, बताओ आप हमें। देखो जी, तो कहने का मतलब ये हुआ F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा विल बी इक्वल्स टू के, कांस्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके ऊपर हम इसका डेरिवेशन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी। देखो जी, चलो डेरिवेशन करने से पहले हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि इसको यूज कैसे करेंगे। चलते हैं आगे। देखो बेटा, तो इसका क्वेश्चन यहां पे देखते हैं बेटा। ये क्या है हमारे पास, छत, सीलिंग है। ठीक है, तो बेटा एक रस्सी ऐसे बांध दी, एक रस्सी ऐसे बांध दी, और इसके बीच में बेटा क्या बांध दिया, डब्बा। ठीक है, अब इस डब्बे के ऊपर एक फोर्स इस तरफ लगा दिया, एक। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो ये फोर्स है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फोर्स नहीं भी है, ये फोर्स नहीं भी है, तो हमेशा आपने इतना पढ़ा होगा, जो भी बच्चा एनडीए का है, एयर फोर्स का, वो 12th 11th पास करके आया होगा। ठीक है, तो एक बात सुनो बेटा, टेंशन होती है ना, दिमाग वाली टेंशन नहीं, रस्सी वाली टेंशन, वो आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। ठीक है, तो बेटा इसको मान लो T1, इसको मान लो T2। बेटा एक जो हमारी अर्थ है ना, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ठीक है, वो आएगा नीचे की तरफ mg। बेटा mg को हम मान रहे हैं फोर्स F। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, इसके बीच का एंगल हम ले रहे हैं बेटा 150 डिग्री। बेटा इसके बीच का एंगल ले रहे हैं हम, क्या लें बेटा बताओ, ये ले लिया बेटा हमने 90 डिग्री। ठीक है, तो 95 कितना हो गया, ये कितने का बच गया बेटा, 120 डिग्री का बच गया ना, 270, हाँ 120 डिग्री का बच गया बेटा, ये 120 डिग्री, 120 डिग्री का फोर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो T1 है और T2 है उसको F के टर्म के अंदर निकालना है। ठीक है, अगर आप बेटा इसको पीछे की नॉलेज के अकॉर्डिंग निकालोगे तो ये कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी होने वाली है। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखना, हम आपको इसको बहुत ही आसान लेमीज थ्योरम से करा के बता रहे हैं। देखो जी बेटा, इसके सामने वाला एंगल 120, इसके सामने वाला 150, बेटा इसके सामने वाला 90। तो करते हैं जी। देखो तो बेटा F डिवाइडेड बाई क्या आएगा, साइन 90 डिग्री, T1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा बेटा, साइन 120 डिग्री, और T2 डिवाइडेड बाई बेटा क्या आएगा, साइन 150। वैसे आप बहुत ही समझदार हो, आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है। तो करते हैं जी। देखो बेटा ये तो F आ गया, चलो जी, क्योंकि साइन 91 होता है, T1 बेटा साइन 120, इसको आप ब्रेक करके कर सकते हो, 90 प्लस 30 बेटा, साइन 90 प्लस 30 क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा। बेटा 90 पे चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा ऐसे ही तो होता है बेटा, 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा cos 30, साइन पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट। cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चा बताओ, √3/2। क्लियर है, 90 पे चेंज, तो बेटा ये आ जाएगा √3/2। क्लियर, चलो जी। अब ये तो ये आ गया बराबर T2 डिवाइडेड बाई बेटा साइन 150, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 60, तो बेटा cos 60, ये आ जाएगा बेटा cos 60 1/2। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरी बात सुनो, तो बेटा T1 की F के फॉर्म में क्या आएगी बेटा, T1 की वैल्यू आएगी 2, तो इस तरफ जाएगा बेटा, 2 ऊपर गया है ना, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा √3/2f। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, एक तो बहुत ही अच्छी वैल्यू आई है। ठीक है,
आगे देखो बेटा T2 की वैल्यू और फाइंड आउट करो इसी के फॉर्मेट में। बेटा T2 का वैल्यू आएगा 2 पर जाएगा तो f/2, f/2, ठीक है। तो T1 और T2 इन द टर्म ऑफ f हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो बेटा आप क्या करना है, आपका काम क्या है, प्लीज प्लीज ट्राई करना जो भी लेक्चर देख रहे हैं। देखो बेटा अगर इसको हम इस तरीके से हमारे पास नहीं होता, हमें लेमीज थ्योरम का पता नहीं होता, तब क्या करते। देखो फिजिक्स है, फिजिक्स को फील करके पढ़ो, ठीक है। बेटा क्या होता कि हमने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट टूटते बेटा, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये कितना आ जाता, ये 30 डिग्री आ जाता बेटा, ठीक है। समझ रहे हो ना, टोटल 90, बेटा टोटल 180 डिग्री हो जाता। 150 तो है ये वाला 150 है, तो बेटा ये तो 30 बचता ना, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा इसको भी ब्रेक कर लेते आप, ठीक है। तो ये कितना बचता बेटा, 60 बचता, ठीक है। तो आप क्या करते, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करते और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी क्या करते, इक्वेट करते। आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आप प्लीज इनको सोल्व करना, ठीक है। बेटा इस तरफ क्या आता बेटा, T1 है, तो बेटा इस तरफ तो एक ऊपर देखो, मैं यहां पे पॉइंट बढ़ा रहा हूं, ठीक है। एक फोर्स इस तरफ लग रहा है बेटा, ये वाला फोर्स इस तरफ लग रहा है बेटा, एक ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स बेटा इस तरफ लग रहा है, और ये कंपोनेंट ब्रेक हो रहे हैं बेटा, ये नीचे mg की तरफ आ रहा है, और बेटा ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये T1 की वैल्यू है, तो बेटा ये आता T1 cos 30, बेटा ये क्या आता T1 sin 30, ठीक है। ऐसे बेटा ये 60 डिग्री है, तो ये T2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है बताओ, ये आ जाता बेटा T2 sin 60 डिग्री, बेटा वो क्या हो जाता T2 sin cos 60 डिग्री। बेटा इन दोनों को आप इक्वेट करते बेटा, नीचे mg है दैट इज इक्वल्स टू f, और बेटा इन दोनों को इक्वेट करते, ठीक है। इनमें से आप एक T1 T2 की वैल्यू को फाइंड आउट करके दूसरी इक्वेशन के अंदर रखते, बेटा डिट्टो की डिट्टो यही की वही वैल्यू आती। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये हमने कितना एप्लीकेशन लगा दिया, कितना रिजोल्व कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आसान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नॉलेज के साथ होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फील आना चाहिए ये लेमीज थ्योरम कहां से आई, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, चलो जी इसको हम कर लेते हैं रब, प्लीज नोट इट डाउन। हो गया, चलो जी देखो जल्दी जल्दी कर दो। अरे मिट जावे, सर्दी के अंदर क्या होता है कि ये मिटता नहीं है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल के बीच के अंदर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जम जाएगा, सर्दी है, पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है, टेम्परेचर लो है, पार्टिकल विल बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम फिजिक्स से हटते हैं, टॉपिक पे आते हैं, चलो जी देखो। अब बात सुनो बेटा, अब क्या है कि 3 कोप्लानर, कॉनकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, वेक्टर ले रहे हैं। देखो एक तो बेटा क्या है, इस तरफ ध्यान दो, एक ए वेक्टर है बेटा, और ऐसे ही एक बी वेक्टर है, ऐसे ही एक सी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, तो प्लीज आप इनको अच्छे से देखना, ए बी सी बिल्कुल मैंने ऑर्डर के अंदर लिखे हैं सारे के सारे, ठीक है। और मैंने पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है, जब मैं किन्हीं भी 5 हो 6 हो 7 हो उन वेक्टर्स को ऑर्डर के साथ ज्वाइन कर लेता हूं, एक साइक्लिक क्वाड्रेंट, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन वगैरह कुछ भी बना देता हूं, तो उनका रिजल्टेंट, इनका सम 0 निकल के आएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी द 0, ठीक है। पी कीप इन माइंड नाउ। अब मेरी बात सुनो बेटा, ए के सामने वाला एंगल है ना, उसको अलग पेन से लिख लो और उसको नाम दे दिया बेटा क्या, अल्फा। बेटा बी के सामने वाला बीटा और सी के सामने वाला बेटा गामा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बात बताओ बेटा, ये बी और सी के बीच का एंगल नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। बी और सी के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इसमें भी कंसेप्ट है,
एंगल को भी फाइंड आउट करना आना चाहिए बेटा। तो बेटा ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, तो इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है, बढ़ गया। तो बेटा अब ये इसका टेल हो गया, ये इसका, तो बेटा एंगल इज ऑलवेज बिटवीन द, या तो दो टेल होनी चाहिए या फिर दोनों के दोनों हेड होने चाहिए, तभी उनको एंगल बोला जाएगा, अदरवाइज वो एंगल नहीं आएगा। हां, इसमें यह खास बात जरूर है कि अगर इसका डेरिवेशन अल्फा बीटा गामा मान के करें तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, बट कंसेप्चुअली वो चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो बेटा अब करते बेटा, इसको भी आगे एक्सटेंड करो, ये कितना आएगा, और बेटा इसको भी आगे एक्सटेंड करो, ये कितना आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, एक लाइन के ऊपर एंगल कितना बनता है, 180। बेटा 180 में से 180 में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करो, तो बेटा ये कितना आएगा, 180 माइनस अल्फा। ऐसे बेटा ये कितना आएगा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा। बेटा गामा को घटा दोगे ना, ये ठीक है। अब एक बात बताओ, देखो ये लाइन थी तो 180 माइनस गामा हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब वेक्टर ऑर्डर के अंदर होते हैं तो उनका सम क्या आएगा, 0। तो बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 0 वेक्टर, ठीक है। आ गया समझ में। चलो जी अब एक बात बताओ बेटा, इस वेक्टर को उस साइड भेज दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। और आपसे मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने पीछे वाले लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, तो इनमें जो मैं करने वाला हूं वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और बेटा ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा एन कैप, करेक्ट। बी कीप इन माइंड, काम करेंगे उसका, ठीक है। अब एक ये कर दिया मैंने, ठीक है। चलो जी बेटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं किससे, ए वेक्टर से, प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई ए वेक्टर, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी माइनस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। बेटा ये डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है जी। अब देखो ब्लैक मार्कर तो हमने यूज ही नहीं किया, उसको भी यूज कर लेते हैं। बेटा ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए, तो बेटा क्रॉस किया हमने, ठीक है, क्रॉस। तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, बेटा मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए क्रॉस सी वेक्टर, द डायरेक्शन विल बी अपोजिट, क्योंकि इक्वल होती है सारी की सारी चीजें, ठीक है। हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा है सब, ठीक है। तो बेटा ए क्रॉस ए वेक्टर का मतलब होता है कि वो वेक्टर एक ही डायरेक्शन के अंदर है। जब वेक्टर एक डायरेक्शन के अंदर है तो बेटा साइन थीटा 0 डिग्री, या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है साइन थीटा 180 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा बेटा, उसका 0 आएगा। वैसे भी ए वेक्टर ए क्रॉस ए 0 ही आएगा, ठीक है। हमने अच्छे से पढ़ाया लेक्चर के अंदर, प्लीज आप पीछे की सारी वीडियोस को देखिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं, एंड कंसेप्ट भी। बेटा ये 0 आ गया, 0 वेक्टर आएगा, 0 वेक्टर आएगा क्योंकि वेक्टर है। तो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी ए क्रॉस, बेटा सी है यहां पे, ठीक है, सी वेक्टर आएगा, ठीक है, ध्यान दिया करो, ठीक है। ये इक्वल हो गया बेटा, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। चलो जी अब क्या करेंगे, हम इसको b से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, b भी तो है हमारे पास, चलो b से और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनको ध्यान में रखना बेटा, इसको a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। अब इसको b से और मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा प्री मल्टीप्लीकेशन बाय b वेक्टर ऑन बोथ साइड, तो बेटा b वेक्टर a प्लस b बराबर माइनस सी क्रॉस b। तो बेटा करो, ये क्या आएगा, b क्रॉस a वेक्टर, b क्रॉस a वेक्टर और प्लस b क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, माइनस सी क्रॉस b है तो इसको b क्रॉस c भी लिख सकते हो आप, ठीक है, b क्रॉस सी वेक्टर भी लिख सकते हो क्योंकि डायरेक्शन विल बी अपोजिट। हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, हमने क्या पढ़ा रखा है देखो, अगर किसी को याद नहीं है तो a क्रॉस b इज इक्वल्स टू होता है माइनस b क्रॉस a,
ठीक है, बट इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है जी, चलो जी, तो बेटा हमारे पास क्या इक्वेशन आई, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी और बी क्रॉस ए और बी क्रॉस सी। तो हम क्या लिख सकते हैं इनसे कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड लेने के ऊपर सभी का, और ए क्रॉस कौन कौन सा बेटा, देखो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए को आराम से लग सकते हैं इनका। तो बेटा बी क्रॉस, ये बेटा ये रहा बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उनके इक्वल आ रहा है। ठीक है, और बेटा क्या है बराबर, और क्या है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड, बेटा इनका मैग्नीट्यूड करेंगे तो बेटा देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, तो बेटा देखो ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर, तो बेटा ये एंगल गामा नहीं लेंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि बेटा ये इसकी टेल है, ये इसकी हेड है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बेटा इसका क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। अब बेटा थीटा क्या आएगा वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, प्लीज फोकस के साथ देखना, मैंने हर एक बात इस लेक्चर के अंदर जबरदस्त बताई है। ठीक है बेटा, देखो ये वेक्टर इस तरफ है, ये इसका टेल है, ये इसका टेल और हेड, तो टेल और हेड के बीच में तो एंगल को ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो हम इस वेक्टर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ वेक्टर जाएगा, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड होने वाली है। ठीक है, तो बेटा इस तरफ ये इसकी टेल हो गई, ये इसकी टेल हो गई, तो वे वेक्टर ले लेंगे। तो बेटा 180 माइनस गामा। ठीक है, अब बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्या क्या आएगा बेटा, बी सी साइन 180 माइनस अल्फा। बेटा ये एंगल आएगा, ये इसका टेल, ये इसका टेल, बराबर ये ए सी, ए और सी। बेटा इसका एंगल ये आएगा, देखो ये इसकी टेल इस तरफ, इस वेक्टर की टेल ये, इस वेक्टर की टेल ये, तो बेटा ये एंगल, उस वेक्टर की ये, इस वेक्टर की ये, तो बेटा ये एंगल। ठीक है, बिल्कुल फोकस के साथ रहना। ठीक है, ए सी साइन 180 माइनस गामा, सॉरी गामा नहीं बेटा, ये बीटा है, बीटा है बेटा, बीटा। अब कोइंसिडेंटली बेटा अगर आप इसको गामा अल्फा बीटा भी लेते तब भी ये आ जाता, क्योंकि इसके सामने गामा है तो वो भी ले लेते। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो बेटा इसका क्या जाएगा, ए बी साइन गामा। ठीक है बेटा, और इसका क्या जाएगा, बराबर बी सी साइन अल्फा। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं बेटा, देखो चेक करके। ठीक है, इसको अच्छे से, तो बेटा क्या है इसका, इसका आया ए बी साइन गामा बराबर बी सी 180। बेटा देखो कैसे किया मैंने, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा। बेटा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट बताओ, 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव रहेगा और 180 के ऊपर नो चेंज, 180 और 360 के ऊपर कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आती है इतनी आपको। तो बेटा बीसी साइन अल्फा बराबर, अब मैं अलग यूज करते हैं क्योंकि मैक्सअप हो जाएगा इसके अंदर, ए सी साइन बीटा। बेटा इसको एबीसी से डिवाइड कर दो तीनों को। ठीक है बेटा, इससे ए बी कैंसिल हो गया, इससे बीसी और इससे ए और सी। तो बेटा इनको उल्टा भी कर सकते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट भी कर दो। तो बेटा देखो तो क्या गया, तो बेटा यहां से लिखो, पहले ए वाला लिख लो, तो ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन, क्योंकि बेटा किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर आने वाला है। ठीक है, तो ए अपॉन साइन अल्फा, बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन गामा। बेटा सी अपॉन साइन गामा, बी अपॉन ए अपॉन साइन अल्फा, ये। ठीक है, ये बेटा क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। ठीक है, यही हमको क्या करना था,
प्रूव करना था बेटा, इसी को ही क्या बोलते हैं, लेमीज थ्योरम। ठीक है, तो लेमीज थ्योरम आपको लास्ट में जाते हुए फिर से रेक्टिफाई करवा देते हैं कि बेटा लेमीज थ्योरम स्टेट्स दैट इफ थ्री कोप्लानर concurrent and non-collinear forces are in equilibrium, then each of the forces proportional to the sine of angle of the other two forces। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन के साथ, आपके कंसेप्ट क्लियरेंस करने वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स अच्छे से मिलती रहे। थैंक यू सो मच।